सारा प्रणाम, स्वागत है आपका सबसे बड़ी बहस में। मैं हूं दिनेश गौतम। गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए कल 87 सीटों पर वोटिंग होनी है। किन इलाकों में होने हैं पहले फेज में चुनाव और वहां क्या है मुद्दे, इसी पर आज की सबसे बड़ी बहस। जी, तो पहले फेज के पहले क्या दिखाई दे रहा है गुजरात में? बहुत सारी बातें जो अभी तक लिक्विड थी, हवा में तैर रही थी, उड़ रही थी, अब वो बहुत कुछ जमने लगा है। लोगों ने मन जाहिर है पहले फेज के हिसाब से बना लिया होगा। क्या उस मन को विशेषज्ञ सही भांप रहे हैं? सियासत की दुनिया से लोग जो जुड़े हुए हैं वो सही समझ पा रहे हैं इस नब्ज को? हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकारों का एक पैनल हमारे साथ यहां इस चर्चा में हिस्सा लेगा। हमारे साथ आनंद प्रधान साहब मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक। हमारे साथ रामकृपाल साहब मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार। केजी सुरेश साहब मौजूद हैं, विभाकर जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। और इसके अलावा हमारे साथ जुड़ रहे हैं विष्णु पंड्या साहब, वरिष्ठ पत्रकार गुजरात से। चतुर भाई जुड़ेंगे, गुजरात परिवर्तन पार्टी की नुमाइंदगी करते हैं वो। और इसके अलावा लालजी टंडन साहब जुड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपनी बातें कहने के लिए। लेकिन सबसे पहले आज आपने शायद रवीना टंडन जब वहां प्रचार के लिए पहुंची है उनकी बात सुनी होगी। उन्होंने बहुत साफ ये कहा है कि मैं ये चाहती हूं कि यहां कांग्रेस भी कुछ सीटें जीत ले। सुरेश साहब, ये क्या दिखाता है कि क्या कांग्रेस वहां वायबल ऑप्शन है? नहीं, देखिए, ये बदलाव की जो बात होती है वो बदलाव किस चीज के लिए बदलाव होती है? बदलाव 15 साल बुरा हाल आपने बिहार में देखा, वैसा हाल है क्या आज गुजरात में? ऐसी तो कोई बात नहीं है गुजरात में कि बदलाव किस बात की बदलाव की बात कर रहे हैं। ये जो बात अधिनायकवाद की जो बात की जा रही है, अधिनायकवाद कौन सा क्षेत्रीय छत्रप नहीं है जो मजबूत नहीं है, जो ताकतवर नहीं है, जिसको लोग पूछते नहीं है। और खासकर जब लोग तुलना करते हैं केंद्र में, जब एक कमजोर नेतृत्व के साथ तुलना करते हैं तो लोग चाहते हैं एक सक्षम सशक्त मुख्यमंत्री रहे उनका। आज ये पूरा देश में जो है लोग चाहते हैं। तो ऐसे में यहाँ मैं किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा। लोग चाहते हैं कि उनका नेता मजबूत हो, ताकतवर हो, फैसला लेने वाला हो। तो इसलिए हाँ, जहां तक लोगों के मिलने की बात है, कितने मुख्यमंत्रियों से आम आदमी सड़क चलते लोगों को मिलना है, उनका मतलब है कि काम उनका हो रहा है या नहीं। और आज के तारीख में गुजरात में काफी हद तक ये कहना कि गुजरात में काम ही नहीं हुआ, ये बिल्कुल गलत होगा। काम आगे भी होने की गुंजाइश है, बहुत गुंजाइश रहती है एक विकासशील मुल्क में। उतनी गुंजाइश गुजरात अभी कोई जन्नत नहीं बन गया है, वहां बहुत काम करने के लिए रह गया। कुछ तो वजह होगी कि 2 बार जो है जिता के भेजा है, लेकिन उसका यह मतलब नहीं है कि वहां जो है कमजोरियां नहीं है, कमजोर कड़ी नहीं है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि कांग्रेस के चाहे वो संगठन की कमी हो या नेतृत्व की कमी हो या विचारधारा की कमी हो, उन्होंने आज अगर आप देखेंगे कि गुजरात में भी अगर गुजरात यूनिट कांग्रेस का अगर आप देखेंगे तो वो सॉफ्ट हिंदुत्व को परस्यू कर रही है। आप देखिए कि गुजरात में कोई भी ऐसा गुजरात का नेता नहीं है। सिर्फ केंद्र से पहली बार जाके प्रधानमंत्री जाके जो है कहते हैं कि अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है। और कोई भी 2002 का मुद्दा किसी ने नहीं उठाया। इनफैक्ट मणिशंकर अय्यर एक बार गुजरात जाके उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि मुझे ताज्जुब हुआ जब मैं एयरपोर्ट में उतरा और मैं कुछ मुस्लिम इलाकों में जाना चाहता था जहां दंगा फसाद हुआ, तो मुझे स्थानीय कांग्रेस नेताओं ने रोक दिया और कह दिया आप वहां मत जाइए, खामखा का विवाद पैदा हो जाएगा। तो इसलिए उन्होंने कहा कि ये क्या हो रहा है। तो कांग्रेस खुद वहां इस बात से समझौता कर चुकी है, वहां की जो ओवरवेलमिंग मेजोरिटी का एक मूड को वहां भांप चुकी है। इसलिए वहां का स्टेट यूनिट का इन मुद्दों को उठा ही नहीं रही। विष्णु पंड्या साहब, मोदी की छवि वोटर्स के बीच में क्या एरोगेंट रूलर की है और क्या इससे उनको फायदा होता हुआ दिखाई देता है? और दूसरे, अगर नहीं है ऐसा, कुछ लोग नाराज हैं, तो वो नाराजगी का वोट जाएगा किसको? देखिए, आजकल जब गुजरात में हमें घूमना होता है, हमने देखा है कि मोदी की छवि एक लोकप्रिय लीडर के रूप में ही है, एरोगेंट के रूप में नहीं है। कार्यकर्ताओं को कुछ नाराजगी हो सकती है, लेकिन प्रजा के बीच प्रजा को ऐसा नहीं है कि अधिनायकवाद आया है और ये हुआ होगा, ये होगा। ये बड़े चाहना के साथ मोदी के साथ बात भी करते हैं। मैंने अभी सीएमओ से बात की थी, उन्होंने कहा कि रोज के करीब 500 से 700 पत्र का जवाब खुद मोदी उनके नाम के साथ लिखते हैं। ये संपर्क की बात है, संपर्क में ये बड़े चतुर हैं। आज उन्होंने एक बड़ा सेंसिटिव मुद्दा उठाया है और गुजरात की प्रजा को वो बहुत उसके लिए जरा नया सोचने का अवसर मिला है। ये प्रश्न है सर क्रिक का। कच्छ के पास में सर क्रिक एक द्वीप है
और गुजरात ने 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान भोगा था, सहन किया था कि वहां का जो हमारा एक ग्रीन जो क्षेत्र था, छाड़ बेट, वो पाकिस्तान को देना पड़ा। पाकिस्तान ने उस पर हमला किया था, बाद में ट्रिब्यूनल हुआ था और वो देना पड़ा। आज भी कच्छ के लोगों के दिमाग में वो है। अब ये सर क्रिक का मामला 1914 में समाप्त हो गया था। 1914 में ही तय किया गया था नक्शों के आधार पर कि ये सर क्रिक हिंदुस्तान का है, लेकिन उसके नीचे पेट्रोलियम है, गैस है और वहां से घुसपैठ हो सकती है। उसको हरामी नाला भी कहते हैं। और पहले तो इसका नाम दूसरा नाम था, वो बाणगंगा था। अब सर क्रिक अंग्रेजों ने दिया और वो उन्होंने 1980 से आज तक ये मंत्रणा के दौर में कभी यहां कभी ना, और ये बड़ा सवाल है। यहाँ की ग्रीन लाइन पाकिस्तान की है, रेड लाइन हिंदुस्तान की है, ये दोनों नहीं चल सकती और इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाना चाहता है पाकिस्तान। आज मोदी ने ये बात कही और प्राइम मिनिस्टर को एक नागरिक के तौर पर पत्र लिखा है कि भाई सर क्रिक के बारे में अब बार बार आप मंत्रणाएं मत कीजिए, गुजरात की प्रजा की भावना को ठेस लगती है। सुरेश साहब, क्या ये चुनावी पैंतरा था ये चिट्ठी? नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं कि सर क्रिक एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है गुजरात में, और खासकर वहां जो आए दिन आप देख रहे हैं कि जो मछुआरे हैं उनको पकड़ पकड़ के पाकिस्तानी ले जाते हैं, उसका भी, क्योंकि सर क्रिक एक बार अगर पाकिस्तान को दिया जाता है तो आपने देखा कि पहले भी हम कच्चतीवू में हम देख रहे हैं कि मालदीव के और श्रीलंका और भारत के बीच में हमेशा मछुआरों का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और वही उसी चीज को हम दोहराने जा रहे हैं। और इसमें खास एक पहलू यह है कि 15 तारीख को रहमान मलिक साहब जो पाकिस्तान के जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं वो हिंदुस्तान आ रहे हैं, तो वो एक संदर्भ जरूर है, लेकिन इसको बिल्कुल ही हम ये नहीं नकार नहीं सकते हैं कि आज अगर चिट्ठी लिखा है तो उसमें एक राजनीतिक मकसद भी रहा होगा। इसको बिल्कुल ही रूल आउट नहीं किया जा सकता। आपके पास आ रहे हैं सुरेश साहब, लेकिन चतुर भाई के पास चल रहे हैं। चतुर भाई, क्या पटेल कम्युनिटी, जिसको कहा जा रहा है कि वो आपकी स्ट्रेंथ है, वो विभाजित है और आप उस पर रिलाय नहीं कर रहे हैं, तो क्या ऐसा समझा जाए कि परिवर्तन के नाम पर, डेवलपमेंट के नाम पर, या मोदी के खिलाफ जो नाराजगी है उसके नाम पर आपकी जीत की बुनियाद होगी? सच बात तो ये है कि राज्य का विकास की बात जो हो रही है, सचमुच में विकास का एहसास तो होना चाहिए। विकास के अलावा मुसीबत ही मुसीबत है। आप जो बात कर रहे हैं वो पटेल की, ये पटेल जो आपने ये सब एनालिसिस किया, जो उम्मीदवार है सिलेक्ट किया है परिवर्तन पार्टी ने, उसमें सभी जातियां हैं। आम आदमी की पार्टी है, पटेल की पार्टी की बात, तो ये राजकीय की एक ऐसी बात है कि ये गुमराह करने के लिए, आम जनता को और अदर कास्ट को गुमराह करने के लिए ये पटेलों की बात की जा रही है। आम आदमी अब थक चुके हैं। राज्य का वहीवट करने के लिए अच्छी सोच वाला, अच्छी एक महत्वाकांक्षा आम आदमी की जो दिल में रखने वाला सामान्य आदमी की जरूरत है, बहुत होशियार आदमी की जरूरत नहीं है। ये हमारा जो मुख्यमंत्री है इतना बड़ा होशियार हो गया है कि आजकल वो मुख्यमंत्री के लिए अनफिट है। ये मीडिया में करोड़ रुपया आम जनता का पैसा बिगाड़ के, करोड़ रुपया बिगाड़ के आज अपनी पहचान, अपनी बढ़ाई इतनी बढ़ाने में अपना सब कार्यक्रम करते हैं, विकास की गलत बात करते हैं, गलत कार्यक्रम करते हैं। हर दफ्तरों में अधिकारियों या कर्मचारियों को अपनी अलग अलग हर 15 दिन के बाद नई ये उत्सव निकालते हैं, तैयारी करते हैं और अधिकारियों को और कर्मचारियों को उसमें जोड़ देते हैं। कोई हर दफ्तरों में सब प्रचार में बेतहाशा पैसा खर्च किया जा रहा है, सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल अपने लिए किया जा रहा है। सुरेश साहब, आप कुछ कह रहे थे? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, याद दिलाना चाहता हूं कि कांग्रेस ने सोलंकी साहब के कार्यकाल में इजाद किया था खाम थियरी का, जिसके सबसे बड़े विक्टिम रहे पटेल। पटेलों ने उस वक्त सबसे ज्यादा भोगा। तब से लेकर जो पटेल समुदाय का जो गुस्सा था, उसी का इजहार था बीजेपी का सत्ता में आना। इस बात को हमें नहीं भूलना चाहिए, और किसी भी कीमत में बीजेपी पटेल समुदाय कम से कम जो बहुमत है वो नहीं चाहेगी कि फिर से जो है वही खाम वाला राज फिर से आ जाए। ये पहली बात। दूसरा,
परिसीमन के बाद हम इस बात को न भूलें, कुछ चित्र बदला है। जो अर्बन एरियाज है, जो शहरी क्षेत्र है, जहां अर्बन मिडिल क्लास का हीरो माना जाता है नरेंद्र मोदी, वो 47 से 69 हो गए हैं। और उसी तरीके से ग्रामीण अंचल जो है 135 से 113 सीटों में सिकुड़ गए हैं। ऐसे में जो सपोर्ट बेस है वो ज्यादा बड़ा है, इस बात से इनकार करना, क्योंकि अर्बन एरियाज में मोदी का ज्यादा एक्सेप्टेबिलिटी है, इस बात को भी हम जरूर याद रखें। और तीसरी बात जो बहुत अहम है कि इस वक्त मोदी और एंटी मोदी, वो उसका फायदा चाहे वो केशुभाई पटेल की पार्टी ले जाए या कांग्रेस ले जाए, लेकिन जो एंटी मोदी जो वोट है वो बटेगा। मोदी का जो वोट है वो मोदी के साथ ही रहेगा। अगर आप देखेंगे कि थ्रू आउट, अगर आप देखेंगे कि मोदी का जो वोट है वो मोदी के साथ रहेगा और एंटी मोदी जो वोट है, और इसमें देखने वाली बात है कि इस बार हर सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट्स उम्मीदवार इस बार है। एक एक क्षेत्र में, चुनावी क्षेत्र में 9 उम्मीदवार है। अब आप समझ के देखिए, एक तरफ बीजेपी का कैंडिडेट होगा, दूसरी तरफ 8 और कैंडिडेट होगा, फायदा किसको पहुंचेगा? चलिए, तो केजी सुरेश भी यही मानते हैं कि मोदी वर्सेस रेस्ट है। उन्होंने कहा क्योंकि अर्बन सीट्स डिलिमिटेशन के बाद बढ़ी हैं, इसका फायदा सीधे मोदी को होगा। और मोदी के अलावा जो बाकी कैंडिडेट्स हैं उनकी तादाद भी बढ़ गई है। कोई इंडिपेंडेंट खड़ा है, कोई किसी पार्टी से खड़ा है, तो वो वोट बट जाएंगे और इसका फायदा भी मोदी को ही मिलेगा। अब ये पहले फेज में ये 3 प्रमुख प्लेयर्स, मोदी और उनकी भारतीय जनता पार्टी, दूसरी तरफ गुजरात परिवर्तन पार्टी और तीसरी तरफ कांग्रेस। होता क्या है और जो अंदाजे अभी लगाए जा रहे हैं, किसको वोट जाएगा, किधर बट जाएगा और आखिरकार फायदा किसको होगा, डिलिमिटेशन का फायदा किसको होगा, अर्बन रूरल सीटें, देखते हैं ये ऊंट किस करवट बैठता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।